नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के सेकेंड फेज यानी दूसरे चरण का मतदान कल है और इससे पहले तमाम दलों ने कमर कस ली है। आज राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी में जुबानी जंग देखने को मिली और खूब मिली। दरअसल पहले फेज की वोटिंग के बाद वोट चोरी का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। कहीं वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में दिख रही हैं, मिल रही हैं, तो कहीं स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद होने की घटनाओं के प्रमाण सामने आए हैं। और इन तमाम मसलों पर चुनाव आयोग घिर ही रहा था कि देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हुआ है कि बीजेपी कैसे हरियाणा से स्पेशल ट्रेन चलवाकर 6000 मतदाताओं को बिहार लेकर गई है। आइए यहीं से शुरुआत करते हैं, कैसे मतदाताओं को यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यानी हरियाणा से बिहार एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप जानते होंगे, वहां भेजा जा रहा है कि वो मतदाता और गले में बीजेपी की पट्टी लगाकर, कमल छाप पट्टी लगाकर, पट्टा लगाकर अगर यहां से लोग जा रहे हैं तो उसे क्या माना जाए। वोटर हैं आप, वहां जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन स्पेशल ट्रेन के जरिए भेजा जा रहा है तो इसका मतलब जो राहुल गांधी ने एच फाइल्स, हरियाणा फाइल्स खोला था, क्या वही अब वहां भी खोलने की तैयारी है। आप निराश मत होइए, जो वोटर हैं वोट देने जाइए और जरूरत से ज्यादा वोट दीजिए, यानी सब निकलिए, बाहर जाइए, वोट दीजिए, वोट करके आइए। और यहां पर यह मत सोचिए कि एक वोट मेरा, एक वोट से क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपको ऐसी तमाम धांधलियों पर विजय पाना है, जीतना है, तो आपको घरों से बाहर निकलना होगा और वोट डालना होगा। लेकिन कपिल सिब्बल ने जो खुलासा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए जरा उसको सुनिए। कोई जवाब नहीं देंगे और अब साफ जाहिर है कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को ले जा रही थी करनाल से। तो ये उदाहरण आपके सामने अभी आपको दिखाया जाएगा और उसका पैसा बीजेपी दे रही थी, वो खुद कहते हैं। और साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये सैनी जी भिजवा रहे हैं हमें। तो आप ये वीडियो सुनिए। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की, वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये पूरा वीडियो नहीं है क्योंकि जो रेलेवेंट वीडियो वो ज़्यादा है, तो इसलिए आपको केवल रेलेवेंट दिखाया, क्योंकि उस टाइम वेस्ट होगा। तो आपको जो पूरा है वो भी भेज दिया जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। तो फिर जो मैंने कल कहा था वो सच निकला। इन्होंने ट्रेन चलवाई और इसलिए चलवाई कि भाजपा के जो समर्थक हैं, चाहे वो वहाँ के वोटर हों या नहीं, वहाँ वोट डालने जा रहे हैं। क्या सारे वोटर हैं या नहीं हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो साफ जाहिर है ना कि भाजपा के लोग ही यहाँ से जा रहे हैं और करनाल से जा रहे हैं, जो हमने कहा कल आपको। और ये भी कह रहे हैं कि पैसा भी भाजपा ने दिया इनकी टिकटों का। वो तो पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, करप्ट प्रैक्टिस बनती है, उसका उल्लंघन है। और जहां जहां भी ये वोट करेंगे वो इलेक्शन रद्द हो सकती है, वो इलेक्शन ही रद्द हो सकती है। चलो, ये तो बात मैंने कल कहा था वो आपके सामने मैंने। तो यहां आपने देखा, सुना, कपिल सिब्बल कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, आज भी प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे करनाल, हरियाणा से भाजपा के वोटर्स को ले जाया जा रहा, मतदाताओं को ले जाया जा रहा है और पैसा भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उसकी सरकार वहां पे है, वो दे रही है। इस बीच आज तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा है कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हो गया और आज 10 नवंबर है, 4 दिन बाद भी चुनाव के सही आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए गए हैं। क्यों नहीं चुनाव के तमाम आंकड़ों, जिसमें बताया जाता था कि कितनी महिलाओं ने वोट डाले, कितने पुरुषों ने वोट डाले, आपने कुछ क्यों नहीं बताया, जबकि आज की तारीख में जमाना जो है वो डिजिटल का है। जरा सुनिए यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को।
आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के ज़माने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया, और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग हो, ज़रा बताइए, आप लोगों को जानकारी में है क्या ये? कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया है, लग रहा है, मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई। विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग। तो हम तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द दे दो। ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता भी चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने किसने कितना मतदान किया। तो यहां आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे थे। तेजस्वी यादव ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर और फोन पर धमकी दे रहे हैं। ये बात उन्होंने कही, इस पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं कि इधर दिल्ली में लाल किले के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 12 लोगों की जान चली गई है। यह धमाका एक कार में हुआ है और ये विजुअल्स आप देख रहे हैं। एक कार में यह धमाका, दिल्ली के लाल किले के पास यह धमाका हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 12 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली के लाल किले के पास, लाल किले का एरिया आप जानते हैं, चांदनी चौक और उधर जामा मस्जिद है, और ये एरिया काफी सेंसिटिव है, काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। और ये विजुअल्स इससे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं ये बड़ा धमाका। और इस धमाके में अभी तक जो पहली सूचना आ रही है वो 12 लोगों के जान जाने की सूचना आ रही है। इस पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी और जैसे यहां से कुछ भी अपडेट आते हैं, कुछ भी बड़ी खबर आती है, हम आप तक पहुंचाएंगे। बिहार चलते हैं। बिहार में चुनावी गतिविधियां तेज हैं और इन चुनावी गतिविधियों के बीच अलग अलग दलों के नेताओं की जो अपनी बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कल फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद सेकंड फेज की और आखिरी पोलिंग जो है वो सुबह 6 बजे से होनी है, और 7 बजे से, माफी चाहूंगा, 7 बजे से होनी है। 8 बजे से सुबह लगातार आप डीबी लाइव पर महा कवरेज देखेंगे इसी मसले पर। तेजस्वी यादव ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है उसमें गृह मंत्री, यानी जो अभी आप सुन रहे थे, उसी में उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह आखिर किस खौफ में हैं। वो आखिर अधिकारियों से होटल में मिल तो रहे हैं और लेकिन सीसीटीवी कैमरा जो है उसको बंद करवा दे रहे हैं फोन पर, लेकिन उन्हें धमकी दे रहे हैं अधिकारियों से। क्या चल रहा है उनकी जुबानी सुन लीजिए जरा, तेजस्वी यादव की जुबानी। नमस्कार, आज 9 नवंबर है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हुआ और पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें,
नौजवान युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए, किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये। चलिए, ये वीडियो जो है ये इन्होंने बनाया था, तेजस्वी यादव ने कल बनाया था और यही बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हुए नजर आए थे तेजस्वी यादव। यानी साफ साफ देश के गृह मंत्री पर सीधा आरोप मढ़ते हुए, बताते हुए यहाँ तेजस्वी यादव की कैसे गृह मंत्री लगातार टिके हुए, डटे हुए हैं पटना में और वो खौफ का वातावरण यहाँ पैदा कर रहे हैं। और इन सब पर जब अपना बयान इन्होंने दिया तेजस्वी यादव ने, तो उधर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी काउंटर करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा उनको भी सुनते हैं। इधर निगाहें टिकी हुई हैं दिल्ली में, दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके पर। एक कार में धमाके में कितनों की जान गई है, पहली खबर जो आ रही थी वो 12 की। देखते हैं, जो भी खबर आती है आप तक हम पहुंचाएंगे, जान गई या नहीं गई वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बिहार की चुनाव पर निगाहें अपनी टिकी हुई हैं और उसमें इन दोनों बयानों को जो आप अभी सुन रहे थे तेजस्वी यादव के बयान को, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कल भी उन्होंने वीडियो जारी किया था, रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, कैसे कहा है, सुनिए जरा। मैं एक ही बात कहूंगा, ये कौन सी भाषा है? आप कैसे जीते चुनाव? आरजेडी कैसे जीता चुनाव? आंध्र प्रदेश और हिमाचल में कैसे जीते? राहुल गांधी कैसे जीते यूपी में? ये सारे चुनाव तो कराता है चुनाव आयोग ही ना। तो इस तरह की बात कहना, कहते हैं संविधान खतरे में है। मेरा काउंटर आरोप है कि चाहे राहुल गांधी हो या उनके सहयोगी पार्टी हो, ये जब इनके मन की बात नहीं होती है तो क्या चुनाव आयोग, क्या कोर्ट्स, क्या पार्लियामेंट, क्या सीएजी और क्या सीवीसी, ये सब के बारे में हल्की बातें करते हैं। और हम तो कभी आप लोग के बारे में नहीं कहते हैं। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी ने मीडिया के बारे में क्या कहा था, याद है कि नहीं कहा था? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप लोग बिके हुए हैं। कौन सी भाषा है ये? तो लोकतंत्र के सारे महत्वपूर्ण अंगों पर हमला करना इन लोगों की फितरत है। तो सुन रहे थे आप, यहां सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद को। रविशंकर प्रसाद अपने अंदाज में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर बरसते हुए, लेकिन यहां जब पूछा जाता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है तो परेशान हो जाती है बीजेपी। जब चुनावी धांधलियों का खुलासा करते हैं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव तो परेशान हो जाती है बीजेपी। आखिर क्यों? चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ कहता है, इसका इंतजार हम लोगों को हमेशा रहता आया है। आज भी इंतजार है कि चुनाव आयोग आखिर चुनाव में जो धांधलियां हो रही हैं, 4 दिन हो गए और कितनी महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने निकलकर वोट किए पहले फेज में, आज तक चुनाव आयोग आखिरी आंकड़ा क्यों नहीं दिया है? इसी मसले पर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी अपनी बात रखी है। जरा ये सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे थे और जो बात दरअसल तेजस्वी यादव कह रहे थे उसी बात को दोहराते हुए, लेकिन कांग्रेस के इस बयान को भी सुन लीजिए। अभी तक आंकड़ा नहीं आया कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने वोट दिया। जब तकनीक में हम पिछड़े थे, हमारा देश जब तकनीक में पिछड़ा था, तब रोज शाम को आ जाता था चुनाव के दिन। अब तकनीक में हम बहुत आगे हैं, हम तो डिजिटल इंडिया है। उसके बाद भी 4 दिन के बाद चुनाव आयोग आंकड़े क्यों नहीं दे रहा? ये एक रहस्य है जिस पे पर्दा उठना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथी जो हैं हमारे मीडिया के, वो इससे पर्दा हटाएं। बीजेपी कह रही है कि हार के डर से बौखलाहट। अरे हार का डर छोड़िए ना, लोकतंत्र को तो मत हराइए। हम तो जीत रहे हैं, हम जीत जाएंगे, हमें मालूम है बिहार नहीं इनको चोरी करने देगा। लेकिन चुनाव आयोग की पोल खुल रही है बिहार,
सम्राट चौधरी पर उंगली छिपाने को लेकर के हाँ, वो बिल्कुल होना भी चाहिए। हमने प्रेस वार्ता भी की थी, ये खुलासा हमने किया भी था। तो बीजेपी और एनडीए के तो तमाम लोगों के ऊपर कई अभी फाइलें खुलनी हैं, सरकार बनने दीजिए, उसके बाद देखिए। सर, महागठबंधन एनडीए पूरा कॉन्फिडेंटली कह रही है कि 14 तारीख को दिया जाएगा एनडीए की तरफ से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं और मीठा भारती ने भी कहा है महागठबंधन की नहीं है। क्या लगता है? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी गठबंधन हमारा सरकार में आ रहा है। तो गठबंधन सरकार की बात हो रही है, हमारे गठबंधन जो है यानी महागठबंधन सरकार बनाएगा ये कह रहे हैं यहाँ पवन खेड़ा, और वो भी वही बात कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि आखिर 4 दिन हो गए और अभी तक आंकड़े क्यों नहीं आए। इधर एक वीडियो और जारी किया है आज आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, और इस वीडियो जारी कर उन्होंने चुनाव की गड़बड़ियों को उजागर किया है। ये वीडियो जो है वो है सिवान का वीडियो जिसमें चुनाव की धांधलियों की बात हो रही है। देखिए, वीवीपैट पर्ची यहाँ भी सिवान में भी यहाँ मिली है, और इस पर्ची को दिखाते हुए, इस वीडियो को दिखाते हुए राजद ने यानी राष्ट्रीय जनता दल ने क्या कुछ लिखा है, आइए जरा उसके ट्वीट को पढ़ लेते हैं, बता देते हैं आपको कि ट्वीट में क्या कुछ है। साफ साफ यहाँ पर आरजेडी का कहना है कि चुनाव आयोग ये क्या धांधली कर रहा है। सिवान जिले की महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की वीवीपैट से निकली पर्चियां सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़े मिले। 2 बाहरी डकैत चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में लोकतंत्र को गड्ढे में दफन करना चाहते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीईओ बिहार, चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ बिहार की नीयत, नीति और नियम सच्चा, निष्पक्ष और पारदर्शी है तो इस घटना पर अविलंब स्पष्टीकरण दें। ये बात कह रहे हैं #बिहार। ये बात यहाँ पर आरजेडी का कहना है, और ट्वीट के जरिए यहाँ फिर सचेत करते हुए, चेतावनी देते हुए। तो एक आपने देख लिया था वीवीपैट का मामला आया था उधर सराय रंजन से जो समस्तीपुर के बगल की सीट है, और दूसरा मामला यह सिवान के महाराजगंज की सीट का आया है, यहाँ भी वीवीपैट के पर्चे मिले हुए दिख रहे हैं। तो वीवीपैट का पर्चा और इसमें स्पष्टीकरण, अविलंब स्पष्टीकरण की मांग की है आरजेडी ने, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम सजग दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच सेकेंड फेज का मतदान होना है कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, कुछ सेंसिटिव एरिया में शाम 5 बजे तक ही मतदान है। 20 जिलों में जो 20 नहीं बल्कि 22 जिलों की 122 सीटों पर कल मतदान होने हैं। 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होने कल, और इस मतदान में 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगने वाली है। कौन बाजी मारेगा, इन सब पे चर्चा करेंगे। इस बीच खबर जो है वो दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में विस्फोट हुई। उस विस्फोट के बाद कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं, कुछ लोग हताहत हुए हैं। पहले खबर आ रही थी मौत की, लेकिन वैसी खबर अभी नहीं है, क्योंकि किसी भी मौत की खबर नहीं आ रही है। खबर हताहतों की आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कई बार खबर ब्रेक करने में दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, इस धमाके की ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस धमाके में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ धमाका, और ये ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। धमाके के बाद कार में लगी भीषण आग, और धमाके की चपेट में आई 3 और गाड़ियां, एक गाड़ी में उसके बाद 3 गाड़ियां आ गई चपेट में। दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ है, ये धमाका गेट नंबर 1 के पास, और ये सीएनजी कार थी, और खबर ये आ रही है कि सीएनजी कार में सीएनजी के कारण शायद धमाका हुआ है और उसके कारण भीषण आग लग गई, और कई गाड़ियां उसमें 3 गाड़ियां खासकर चपेट में आ गईं। कुछ लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, लेकिन किसी की मरने की खबर नहीं है, मौत की खबर नहीं है। शुरुआती दौर में 12 लोगों की जान जाने की खबर बताई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। अच्छी बात है कि किसी की मौत नहीं हुई, अच्छी बात है कि आप सुरक्षित हैं, और उस एरिया में अगर हैं और ऐसा कुछ भी होता है, अफरा तफरी का माहौल होता है, तो खुद को बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, यही कहा जाता है। यही मैं भी आपसे अपील कर रहा हूं। निगाहें टिकी रहेंगी दिल्ली में लाल किले के पास इस घटनाक्रम पर, लेकिन उसके साथ साथ बिहार के घटनाक्रम पर अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत जी और अमित उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। बिहार
में सेकेंड फेज का मतदान, उससे पहले दूर बैठकर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, दूर बैठकर वही दिखाई दे रहा है जो पूरा देश देख रहा है, सिवाय उन लोगों के जिनकी आंखों पर अंधभक्ति की पट्टी वेल्डिंग हो रखी है। पट्टी बंधी नहीं है, वेल्ड हुई है। साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग एनडीए गठबंधन के लिए प्राणपण से जुटा हुआ है। कपिल सिब्बल ने जो आरोप लगाए हैं वे बेहद गंभीर है। मजे की बात यह है राजीव जी, जो काम मीडिया को करना चाहिए वो एक नेता कर रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब आंखों पर पट्टी बांधे धृतराष्ट्र बने हुए। बिहार के इस रण की तैयारी उस समय शुरू हो गई थी जब एसआईआर घोषित हुआ, 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तमाम सुनवाइयों में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट तक पर आंखें तरेर रहा। अंत में पहले चरण के मतदान के बाद अब जो हालात हैं, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो इतनी साधारण बात है कि किसी भी सचेत नागरिक को सोचने पर मजबूर करती है कि 4 दिन बाद भी आंकड़े क्यों नहीं दिखाए जा रहे, बताए जा रहे। अब तो एआई के युग में है हम सब लोगों ने वो दौर देखा है जब मतपेटियां दूर दराज से घंटों बाद टूटी फूटी सड़कों से लौटती थी। पीठासीन अधिकारी, जोनल अधिकारी जैसे तैसे संपर्क करके मतदान के आंकड़े बताते थे। आज की तारीख में तो 5G के दौर में है, डिजिटल इंडिया में कितनी देर लगती आंकड़े कंपाइल होने में। एक मौके पर आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद SY कुरैशी जो खुद मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने कहा था कि अधिकतम अगले दिन के सुबह 7 बजे तक, यानी अगर आज मतदान खत्म हो गया है, लंबी कतारें भी हम मान लेते हैं कि निर्धारित समय के बाद कतारें लगी थी मतदान केंद्र में, उन्होंने भी वोट डाल दिया रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, तब भी अंतिम आंकड़ा अगले दिन सुबह 7 बजे तक आ जाना चाहिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा 0.0012% की बढ़ोतरी हो सकती है। मान लेते हैं कि बहुत दूर का कोई मतदान केंद्र था संबंधित सीट का, वहां से पार्टी नहीं आ पाई, उसका मोबाइल नहीं डिस्चार्ज हो गया था तो वो आंकड़े नहीं बता पाया, ऐप पर अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन 4 दिन तक आप आंकड़े नहीं बताएं तो संदेह यहां से पैदा होता है। ट्रेन में भर भर कर मतदाता जाएं, ये जो मतदाता कल गए थे 6000 लोग ट्रेनों में भरकर, इन्होंने कहां मतदान किए थे, इनका कार्यस्थल कहां था, कहां की मतदाता सूची में इनके नाम थे और कहां जाकर वोट डालने गए। इसके अलावा पहले चरण के बाद कितने सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की तस्वीरें साझा हुई जो दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। एक सज्जन तो 4-4 जगह वोट डाल रहे थे, हर 6 महीने में मतदाता सूची में अपना नाम बदलवा देते हैं दूसरे शहर में जाकर। इतना सारा घालमेल है कि निर्वाचक प्रणाली, भारत की जो पूरी व्यवस्था की धुरी है चुनाव, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक यज्ञ है, उसे ही दूषित कर दिया गया। उसकी पारदर्शिता, उसका भरोसा खत्म हो रहा है। अब सवाल यह है कि विपक्ष क्या कर सकता था और बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी कर रही है चुनाव आयोग के से पूछे गए सवालों के जवाब दे रही है। रविशंकर प्रसाद जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर कोई अनियमितता है तो अगर कांग्रेस को शिकायत है, आरजेडी को शिकायत है, तो उस अनियमितता पर बीजेपी को भी तो शिकायत होनी चाहिए। बीजेपी क्यों किसी गड़बड़ी पर कभी नहीं बोलती? वो इसलिए नहीं बोलती कि गुड़ मटकी में ही फूट रहा है। उन गड़बड़ियों के गुड़ का स्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलना है, वो मिठास उसके हिस्से आनी है। इसलिए बजाय शिकायत करने के, बजाय जांच की मांग करने के, चुनाव आयोग से गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की कहने के, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत आयोग को बचाने में लगा देती है। विपक्ष की भूमिका की हम बात कर रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा, वोटर जागरूकता यात्रा, वोट चोरी का अभियान, पहले चरण के मतदान से पहले हरियाणा वाला हाइड्रोजन पंप,
और अब भी राहुल गांधी लगातार इस पर कायम है। हम नहीं जानते उनके आरोप अंततः कितने सही साबित होंगे, लेकिन क्या इस देश की जागरूक जनता को इन सवालों के जवाब नहीं चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिहार की जनता इन जवाबों को तलाश रही है। हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहा करते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, और उसमें से भी बिहार वास्तव में प्राचीन भारतीय इतिहास में गणतंत्र की, लोकतंत्र की जननी रहा है। और इस बार ऐसा लगता है कि बिहार इसे साबित करेगा। जी डॉक्टर साहब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार साबित करेगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है, आप जानते हैं, लोकतंत्र की जननी, और वहीं से लोकतंत्र के मजबूतीकरण का काम जो है वो कर रहे हैं महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव। राहुल गांधी लगातार हमला बोलते हुए चुनाव आयोग पर, वोट चोरी का खुलासा करते हुए राहुल गांधी को आपने देखा, और वो वोट चोरी के क्रम में ही ये जो चुनाव हो गए, 4 दिन हो गए, बीत गए, लेकिन कितनी महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने, किस जिले में कितने वोट पड़े, कुछ भी सामने नहीं आया है। तो आखिर क्या गड़बड़ियां हैं, आखिर ऐसा क्यों है? और यही बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए जब तेजस्वी यादव सुने गए, पूछ रहे थे तेजस्वी यादव, तो बाद में तुरंत बीजेपी आ गई सामने। आखिर चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाता है गठबंधन, महागठबंधन या विपक्ष, तो बीजेपी क्यों बचाव में आ जाती है? यह भी बड़ा सवाल है, जबकि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है। यह बात चुनाव आयोग को भी सोचनी चाहिए, और सामने अगर बीजेपी पॉलिटिकल यहां पर फायदा लेने के लिए, सियासी फायदे के लिए आती है, तो कम से कम चुनाव आयोग को तो आकर बताना चाहिए, कहना चाहिए कि हम पार्टीज से ऊपर हैं, किसी भी तरह के दलगत राजनीति का हिस्सा हम नहीं हैं। ये बात तो कहनी चाहिए, नहीं कहते हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि परिस्थितियां यहां बदली सी हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तैर रहा है। एक भाजपा के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम पैसे बांट रहे। देखिए, फुल स्क्रीन ले आइए जरा। पैसे बांट रहे, हाथ में पैसा लेकर, कल वोटिंग है, पैसा बांट रहे हैं। आरजेडी ने इस वीडियो को जारी किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने जारी किया है इस वीडियो को, और बीजेपी प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये पैसे बांट रहे हैं। कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये हम इस वीडियो को देखकर तो यही लगता है कि ये AI नहीं है, ये बिल्कुल सही है। नाम भी है यहाँ पर लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी का, और ये अगर भारतीय जनता पार्टी चिरैया से हैं ये, और चिरैया विधानसभा से ये हैं, तो इनका मैं थोड़ा सा गूगल करके देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये कहाँ से हैं। चिरैया विधानसभा है, वहाँ से हैं ये, और ये कर रहे हैं, ये हरकत कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सीधे शब्दों में साफ कहूँ तो लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी रुपए बांट रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए पहले, अब और भी रुपए बांटे जा रहे हैं। चलेगा। प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? अब ये ऐसी हरकतें जो होती हैं, आज की नहीं हैं, लेकिन आज की तारीख में ऐसी हरकतें का मतलब है कि कहीं ना कहीं एनडीए परेशानी में है, ये माना जाए। असली बात यही है राजीव जी कि जो पहला चरण की वोटिंग हुई है, उस पहले चरण की वोटिंग ने अलार्म बेल बजा दी है, और अब सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जैसा अभी तेजस्वी यादव भी बता रहे थे कि अमित शाह डटे हुए हैं पटना में, वो अधिकारियों से मिल रहे हैं। अधिकारी कौन उनसे मिलने जा रहा है उसका कहीं दिखाई न दे तो CCTV कैमरों पे कागज लगा दिए गए, टेप लगा दिया गया उसी होटल में। और ये तमाम बातें, जैसे ट्रेन चलाई जा रही हैं, छठ के बाद ट्रेन चलाई जा रही है बिहार के लिए जी। आप देखिए, छठ के समय तो ट्रेन की कमी पड़ गई थी, अब ट्रेन चलाई जा रही हैं। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव आयोग को लेकर, अधिकारियों को लेकर, नैतिक अनैतिक सारे काम करके, रुपया पैसा बांट के इस चुनाव को प्रभावित करें। और कपिल सिब्बल ने एक बड़ी बात कही है, और ये बिल्कुल सही बात है, कि अगर ये ट्रेन चलाई जा रही है और टिकट का पैसा बीजेपी ने दिया है, तो फिर ये चुनाव आयोग को हरकत में आना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसा चुनाव रद्द हो जाना चाहिए। कानून तो ये कहता है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, चुनाव रद्द होना चाहिए। लेकिन जैसा तेजस्वी जी ने कहा
कि चुनाव आयोग मर गया है, वाकई मर गया है। और आप देखिए कि शामिल है चुनाव आयोग, इस पूरे क्राइम में शामिल है। अगर ये क्राइम हो रहा है तो उस क्राइम में पार्टनर है वो, कि चुनाव आयोग वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो हो रहा है वो सिर्फ बीजेपी के स्टेट से हो रहा है, बीजेपी रूल स्टेट से हो रहा है। बगल में झारखंड है, झारखंड से नहीं हो रहा है जी। कहां से लाया जा रहा है फोर्सेस को। बगल में उनके वेस्ट बंगाल है, सीमा लगती है बिहार की, वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं आए। सिक्योरिटी फोर्सेस कहां से आ रहे हैं? गुजरात से आ रहे हैं। आईएएस ऑफिसर्स कहां से आ रहे हैं? गुजरात से आ रहे हैं, बीजेपी रूल स्टेट से आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से शामिल है, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है। और केवल वो, मैं ये कहूंगा कि चुनाव आयोग महागठबंधन के खिलाफ नहीं काम कर रहा है, वो बिहार के मतदाताओं के खिलाफ काम कर रहा है। जो उनकी स्वतः जो उनका एक्सप्रेशन है, जो उनकी अभिव्यक्ति है, जो ईवीएम पे जाके दर्ज करेंगे कल, उस पर दखलंदाजी चुनाव आयोग कर रहा है कि वो ना करने पाए, बिहार की जनता की चुनी हुई सरकार ना आने पाए। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि मैं एक हफ्ता हम लोग बिहार में रहकर आए, बिहार की जनता ने कमर कस ली, करो आप बेईमानी, हम तो अपनी बात कर रखेंगे। तो बिहार की जनता ने बड़े पैमाने पर वोट दिया है, 7% 8% ज़्यादा वोट दिया है। और उसका सीधा सीधा संकेत यही है कि बिहार की जनता इस बेईमानी से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के जरिए निपटना चाहती है। और जो सूचना मिल रही है, जितना हम लोगों ने देखा, पोलिंग के वक्त भी देखा, लोगों के तमाम लोगों के इंटरव्यूज लिए, कि वो बिहार की जनता कामयाब हो रही है जी। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट बात है राजीव जी, कि कल चुनाव मतदान होना है वहां पे, और जिस तरीके महिलाओं का एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, जो इंडिपेंडेंट कुछ स्टडीज लोगों ने की हैं, इस बार महिलाओं का प्रतिशत कम रहा है। और अगर आप एसआईआर के डेटा को भी देखेंगे तो महिलाओं के नाम ज्यादा कटे हैं। तो महिलाओं का वोट प्रतिशत, जो कुछ स्टडीज आई है जिसमें मीडिया की, उसमें कम होता दिखाई दे रहा है। अब डेटा इसलिए नहीं जारी हो रहा है कि जैसे ही डेटा आएगा कि महिलाओं का वोट प्रतिशत पिछली बार से कम हुआ है, तो तुरंत दूसरी हवा फैल जाएगी। तो इस झूठ को बरकरार कर रखने के लिए जो गोदी मीडिया ने और इनके एजेंसीज ने फैलाया, वो है। दूसरी चीज ये कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत कम हो या ज्यादा हो, सभी महिलाएं क्या 10,000 रुपए लेकर इनको वोट दे रही हैं, इसमें बड़ा सवाल है। महिलाओं के दूसरे और मुद्दे भी हैं जो हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में चर्चा की है, और वो भी दर्शक देखेंगे। तो बहुत सारे झूठ को इलेक्शन कमीशन कवर करने में लगा हुआ है। पूरी मदद, नैरेटिव बिल्डिंग में भी पूरी मदद जो है बीजेपी की, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी कर रहे हैं कि महिला और पुरुष का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। महिला पुरुष का आंकड़ा देंगे, पोल खुल जाएगी। आज रात तक दे देंगे तो भी पोल खुल जाएगी। महिलाओं का आंकड़ा कम है पिछली बार से। ये बात जैसे ही सामने आएगी, पूरा बीजेपी का कैंपेन जो है वो फ्लैट हो जाएगा, गिर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रशांत जी, कि अगर महिलाओं का आंकड़ा, जिन महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया देकर, हालांकि ये भी पूरा नहीं है, 3.5 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स हैं, और उसमें से 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को दिया गया है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, तो 50% से भी कम है, वो मात्र 40% के लगभग है। और उसमें एक नैरेटिव सेट किया गया है कि हाँ, तमाम महिलाओं को पैसे दे दिए गए, और जिनको पैसे नहीं मिले उससे ज़्यादा नाराज़ हैं। आपने देखा नाराज़गी, सामने आप देख के आ रहे हैं। और वो भी सीएम के गृहग्राम के पास, उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पर महिलाएं कितनी नाराज थी नीतीश कुमार से, नालंदा में। और जो ग्राम सेविका उनकी थी, जीविका दीदी छुप रही थी वो।
उनको वहां की महिलाएं पकड़ के लाई, तब उन्होंने मीडिया से बात की। वो हमारी रिपोर्ट है, वहां पे देख सकते हैं। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिला हुआ नहीं है, बीजेपी का हिमायती नहीं है, तो आज रात के 10 बजे ही सही आंकड़ा जारी कर दे महिलाओं का। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और जैसे ही वो साफ होगा तो बीजेपी का पूरा जो कैंपेन है जी, वो पूरा फ्लैट हो जाएगा। इसी पे चल रहा है ना मामला इनका। इसलिए इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा आंकड़े कि महिलाओं का, तमाम स्टडीज बता रही कि महिलाओं का वोट प्रतिशत पिछली बार से कम हुआ है। जी राजेश जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, ये सुनील जी सुन रहे हैं आप? हाँ सुनील जी, महिलाओं के आंकड़े अगर कम हो जाते हैं, जो प्रशांत जी कह रहे हैं, एक अंदेशा है कि आखिर क्यों 4 दिन बीत गए और अभी तक चुनाव आयोग उन आंकड़ों को, हम लोगों ने हमेशा देखा है कि किस सीट पर कितनी और किस जिले में, जिलेवार भी निकालते हैं, सीट वाइज भी निकालते हैं, वो देते हैं, बताते हैं कि कितने परसेंट वोटिंग हुई, कितनी महिलाएं कितने पुरुष रहे। ये आंकड़े अभी तक नहीं आए। सिर्फ 65.08%, वो भी 12 घंटे 24 घंटे के बाद ये बताया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या कारण हो सकता है और ये चुनाव किधर जाते हुए आप देख रहे हैं? धन्यवाद राजीव जी। मैं बिहार में हूं इस समय, और कहाँ हैं आप सुनील जी, कहाँ हैं? मैं सासाराम जिले में। अरे वाह जी। और आज अरवल और जहानाबाद होते हुए मैं सासाराम पहुंचा। और इस पूरे के पूरे इलाके में एक बहुत मजबूत संघर्ष है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। हालांकि पूरा का पूरा इलाका महागठबंधन के प्रभाव का क्षेत्र है। अगर आप 2024 के विधानसभा क्षेत्र को, अगर आप विधानसभा चुनाव को, लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, तो गया को छोड़ करके इस इलाके की सभी सीटें महागठबंधन ने जीती जी। चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो कैमूर हो, जहानाबाद हो, सासाराम हो, पाटलिपुत्र हो, अधिकांश सीटें यहाँ पे जीती है एनडीए। तो एक साल पहले चुनाव हुआ, एक साल पहले चुनाव के बाद अब फिर 2025 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ा कोई राजनीतिक परिवर्तन हो गया हो ऐसा मुझे कहीं दिखा नहीं। और ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि सासाराम की सभी सीटें महागठबंधन के पास, कैमूर की सभी सीटें महागठबंधन, हाँ महागठबंधन जी, सासाराम की सभी सीटें महागठबंधन के पास है। और सासाराम के किसी जिले में, किसी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, उसका सहयोगी उम्मीदवार है, एनडीए के उम्मीदवार है। ये औरंगाबाद की स्थिति है, औरंगाबाद में सभी सीटें महागठबंधन के पास। कैमूर की 4 महागठबंधन, कैमूर जिले में 1 सीट बीजेपी के पास है जो बाई इलेक्शन से उसने जीता है। अरवल की दोनों सीटें महागठबंधन के पास है। तो इस इलाके में महागठबंधन को लेकर के लोगों के मन में एक उत्साह है। और अगर सत्तारूढ़ दल के प्रति लोगों के मन में थोड़ा भी उत्साह होता, तो जिस तरीके से लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं अपनी बात कहते हुए, वो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि 2020 का जो चुनावी परिणाम रहा है उसमें कोई सुधार भी हो सकता है। इसकी संभावना मैं नहीं देखता। वजह यह मानता हूं कि जो महागठबंधन का मतदाता वर्ग है उसमें किसी तरह का बिखराव मुझे नजर नहीं आता। लेकिन एनडीए का जो मतदाता वर्ग है, खासतौर से जो उपेंद्र कुशवाहा को ला करके, हम मांझी जी को ला करके भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े अति दलित लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश की है, उसमें मुझे लगता है कि उसमें एनडीए को सफलता नहीं मिली। अब जैसे कि आप समझिए सासाराम ही लीजिए, आप सासाराम का जो सासाराम विधानसभा क्षेत्र है, वहां उपेंद्र कुशवाहा की श्रीमती जी स्नेहलता जी उम्मीदवार, स्नेहलता जी, और इसी क्षेत्र में 2 कुशवाहा समाज के उम्मीदवार मैदान में। अब एक मुश्त उनको वोट तो ही मिलने से रहा, वहां भी बिखराव की स्थिति है। लेकिन एक बात बताइए, मैं जरा देख रहा था, अशोक कुमार पिछली बार बीएसपी से चुनाव लड़े थे, 2nd पोजीशन पे थे अशोक कुमार, जो इस बार जेडीयू से, माफी चाहूंगा, जेडीयू से लड़े थे उस पिछली बार, जेडीयू और आरजेडी आमने सामने थे। इस बार बीएसपी से लड़ रहे हैं अशोक कुमार, और ठीक ठाक उस समय जेडीयू से उनको वोट मिला था, 56,880 वोट मिले थे उस समय।
अशोक कुमार को, जेडीयू से लड़े थे, हालांकि आरजेडी की जीत हुई थी और ठीक ठाक अंतर से जीत हुई थी। उनको 83,000 वोट मिला था राजेश कुमार गुप्ता जी को। इस बार भी राजेश कुमार गुप्ता जी हैं और उनके सामने स्नेहलता जी हैं, और ये अशोक कुमार जी स्नेहलता जी जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं, और बीएसपी से खड़े हो गए हैं अशोक कुमार। तो क्या ट्रायंगुलर फाइट हो गया है या आमने सामने की फाइट है? उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता बनाम यहां पर सीधे सीधे आरजेडी, ये जरा बताइए। नहीं, ये ट्रायंगुलर फाइट है और इसमें एनडीए को नुकसान है। एनडीए कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जो विद्रोही उम्मीदवार हो जाने से जो इनका मतदाता वर्ग है उससे बिखराव है। देखिए, बीएसपी के मैदान में आने से इस इलाके की लगभग आधा दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां पे उसका असर पड़ा, और इसलिए वो भी खासतौर से कैमूर जिले में, कैमूर जिले की कई सीटें ऐसी रही हैं जहां पे पिछले चुनावों में बीएसपी ने जीत दर्ज की है, जिसमें रामगढ़ है, मोहनिया है, चैनपुर है, जहां पे बीएसपी रामगढ़ में सबसे छोटे अंतर से बीएसपी हारी थी आरजेडी से, 189 वोट से 189 वोट से हारी थी, 189 वोट से हारी थी बीएसपी। आरजेडी की जीत हुई थी, आरजेडी की जीत हुई थी। हाँ, वो बीएसपी फिर इस बार मैदान में है वहां, और बीएसपी कितना उस चुनाव को प्रभावित करेगी ये अलग का सवाल, लेकिन प्रभावित करेगी, उसका एक मतदाता वर्ग है और अतीत के चुनाव में वह असर डालती रही। एक चीज जो इस बार जो इलेक्शन मुझे समझ में आ रहा है वो पोलराइज्ड है, या तो लोग एनडीए के साथ है या महागठबंधन के साथ। महागठबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष मैं यह महसूस करता हूं कि महागठबंधन के मतों में कोई भी विभाजन नहीं, कोई बिखराव नहीं, उनका मतदाता पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वह महागठबंधन के प्रति बकायदे सक्रिय भी है। आज मैं जैसे औरंगाबाद में कांग्रेस के एक गलत मैं नाम ले लिया था वहां सासाराम का, आरजेडी के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह हैं, सत्येंद्र शाह हैं। मैं राजेश कुमार, क्योंकि वो पुराने थे तो माफी चाहूंगा दर्शकों आपसे कि सत्येंद्र शाह हैं, वो लाइव कार्यक्रम में कई बार हम लोग बोल जाते हैं कुछ गलत नाम भी, लेकिन सत्येंद्र जी हैं, सत्येंद्र शाह हैं जो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं पिछली दफा। तो दोनों ने कैंडिडेट बदले हैं, सासाराम का जहां तक दोनों ने कैंडिडेट बदले हैं। आरजेडी ने बहुत कैंडिडेट बदले इस इलाके में जी, अपने सिटिंग एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए आरजेडी ने जबरदस्त तरीके से अपने उम्मीदवार बदले। हालांकि एक आध जगह स्थिति आ गई कि जो उम्मीदवार उनके थे पिछले बार जीते हुए विधायक थे वो इस बार विद्रोही उम्मीदवार हो गए। औरंगाबाद जिले में सर्वाधिक चर्चित जो क्षेत्र है वो कुटुंबा का, जहां राजेश राम मैदान में जी, और राजेश राम निश्चित रूप से वहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनका एनडीए की तरफ से उनके खिलाफ उम्मीदवार है वो भी ठीक से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो लोगों से बात करके लगा कि कुटुंबा के चुनाव में राजेश राम को कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह है कि उनकी कांग्रेस ने बड़े तरीके से उस पूरे के पूरे इलाके में अपना अभियान चला रही है और चलाया है। बहुत मैंने कई कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं ने उस इलाके में पदयात्राएं तक की, लोक संपर्क जिले में, औरंगाबाद जिले के कई इलाकों में लोगों ने पदयात्राएं की। और वैसे भी आप सोच, जैसे कि अरवल का क्षेत्र है, अरवल में ये जगदेव प्रसाद का जिला है और जगदेव प्रसाद इस इलाके के बड़े प्रभावशाली और बड़े प्रतिष्ठित नेता माने जाते हैं। लोग उनको बिहार का लेनिन कहा करते थे जी। और उस इलाके में माले का जबरदस्त असर है और माले ने अपने समर्थन के आधार को विस्तार भी दिया। तो मेरा अपना ये मानना है कि दूसरे चरण के इस क्षेत्र में जो मगध का और कई इलाका है, ये शाहबाद का कुछ इलाका, जिससे कुछ शाहबाद का कुछ इलाका, कैमूर ये सब तो शाहबाद में आता है जी। शाहबाद है जिसमें एक हिस्से का मतदान हो चुका है, जैसे बक्सर वगैरह मतदान हो चुका है, बक्सर में आराम है। इन इलाकों में जहां मतदान कल हो रहा है वहां निश्चित रूप से महागठबंधन अपने जनाधार को या अपनी पकड़ को मजबूती के साथ वो दिख रहा है मुझे कि वो उसको सफलता मिलेगी जो 2020 में उसको मिली थी। और इसका कारण मैं वही मानता हूं कि अगर 2020 के चुनाव में या राजनीतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन आया होता तो वह 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी दिखाई पड़ता जी। वो नहीं दिखाई पड़ता।
और अब यहाँ अभी भी महागठबंधन अपने मतदाता वर्ग को बड़ी मजबूती के साथ बनाए हुए हैं। और जैसे इनके जो पार्टी उम्मीदवारों के पार्टी कार्यालय है वहां पे भी जाकर देखा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह, चाहे कांग्रेस का पार्टी कार्यालय महागठबंधन जी चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो। मैं सासाराम में औरंगाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार के यहाँ गया, अभी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और रोहतास में मैं आरजेडी की पार्टी कार्यालय पे भी मैं गया। तो ये जो वहां के जो कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश मुझे दिखाई पड़ा वो जबरदस्त है। वो कहीं से भी अपने आप को इस रूप में नहीं दिख रहे हैं कि कहीं कोई उनके सामने बड़ी चुनौती है या वो उनका मतदाता वर्ग कहीं से छिटकता हुआ नजर आ रहा। तो ये कहा जा सकता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, लोजपा या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और हम जैसे गया में है, गया में हम की मौजूदगी है, वहाँ जीतनराम मांझी भी एक वो क्षेत्र है जहां महागठबंधन नहीं है इस इलाके में, वहां जीतनराम मांझी जी एमएलए है। लेकिन वहां भी महागठबंधन अपने आप को अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता हुआ दिख रहा। वहां भी जो हमने जानकारी एकत्रित की तो ये हालत इस समय यह है कि तमाम हथकंडों या तमाम इस तरह की बातों के बावजूद भी महागठबंधन का कार्यकर्ता, महागठबंधन का नेता, महागठबंधन के प्रत्याशी उत्साहित है और वह अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब भी है जी। अब कपिल सिब्बल साहब का जो मैं अंतिम बात कर लूं, जो कपिल सिब्बल साहब ने आरोप लगाया, हम आप सभी जानते हैं, हमारे श्रोता भी जानते हैं कि मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने की कोई भी संगठनात्मक या संस्थापक व्यवस्था आपत्तिजनक है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक। मतदाता को मतदान केंद्र पर अपने आप जाना होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से, कर्नाटक से, चाहे देश के किसी भी राज्य से मतदाताओं को बिहार राज्य में पहुंचाने के लिए स्पेशल गाड़ियां चलाती हैं तो क्या यह विधि सम्मत है? निर्वाचन आयोग को क्या इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये तो गंभीर सवाल है चुनाव को प्रभावित करने का। आप कोई अगर मतदाता अपने तरफ से टिकट लेके जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी संगठनात्मक व्यवस्था करते हैं, संस्थागत व्यवस्था करते हैं तो यह तो मान नियमों के प्रतिकूल है। किसी भी पार्टी को, किसी भी उम्मीदवार को मतदान केंद्र तक मतदाताओं को ले जाने की अनुमति नहीं है। और इसीलिए आप सुरक्षा बलों को आप तैनात करते हैं सड़कों पर कि एक आम मतदाता तो अपनी गाड़ी से मतदान केंद्र तक जाए, लेकिन कोई उम्मीदवार, कोई भी दल इस तरह का कोई भी संस्थागत व्यवस्था न करे कि उसकी तरफ से कोई गाड़ियां लगाई गई हैं जो मतदाताओं को ढो ढो करके मतदान केंद्रों तक ला रही हैं और उनको वापस ले जा रही जी। यह एक बड़ा सवाल है। यह बड़ा सवाल मुझे लगता है कि जो बिहार की सिविल सोसाइटी है उसमें विमर्श में है। क्योंकि जब मैं पटना जा रहा था तो यात्रा के दौरान जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई वह भी, उन लोगों में भी इस बात को लेकर के आक्रोश है कि यह किस तरह की व्यवस्था है। यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की तस्वीरें सामने आई जो पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मतदान किया था उन्होंने, और फिर बिहार के चुनाव में मतदान करने आ रहे हैं, उसको भी लेकर के लोगों के मन में आक्रोश कि जो आप नैतिकता की बात करते हैं, दूसरे के ऊपर आदर्श की बात करते हैं और आप क्यों नहीं इसको लागू करते। और इस कारण से, इन तथ्यों के सामने आने से जो राहुल गांधी के वोट चोरी का विमर्श वह और मजबूत होता दिख रहा है डाउन द लाइन। तो इस मेरा अपना ये मानना है कि कल के मतदान में जो जिस इलाके में मैं हूं, शाहबाद और मगध के क्षेत्र में, यहाँ पर निश्चित रूप से महागठबंधन की जो 2020 की उपलब्धियां रही हैं उसमें किसी बिखराव के अंदेशा में नहीं देखता जी। महागठबंधन की बात हो रही है और शाहबाद एक्चुअली पहले आरा जो है उसे शाहबाद कहा जाता था, बाद में उसका नाम बदलकर आरा कर दिया गया। और 4 ज़िले हैं शाहबाद में, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है। और इन 4 ज़िलों में भोजपुर में 7 सीटें हैं, बक्सर में 4 हैं, कैमूर में 4 हैं और रोहतास में, जहां पे सासाराम की बात कर रहे थे सुनील शुक्ला जी, रोहतास के अंदर ही आता है जो 7 सीटें, उसमें से एक सासाराम, और यहाँ पर भी 7 सीटें हैं। तो
यहाँ टोटल जो हैं वो 28, 14 और 4 18 और 4 22 सीटें आती हैं। टोटल 22 सीटें आती हैं इसमें शाहबाद में। जी, अरवल की 2 सीटें जोड़िए। अरवल में भी 2 सीटें हैं, अरवल जिले में। जी जी, अरवल और कुर्था, अरवल और कुर्था। मैं इस फेज की बात कर रहा हूँ। इसी फेज में है, अरवल में भी इसी फेज में है। जी, अरवल भी इसी फेज में है। चलिए उसको भी जोड़ लिया तो ये 22 और 2 24 सीटें हो गई। 24 सीटें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। और एक बात और बताइए, इस एरिया में पवन ये जो आर्टिस्ट हैं इनका, पवन सिंह, भोजपुरी स्टार, उनकी पत्नी ज्योति सिंह, उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही है और वो डैमेज कर रही है एनडीए, डैमेज कर रही है एनडीए जी, क्योंकि उनके साथ सवर्ण मतदाता दिखाई पड़ रहा है, जो लोग बता रहे हैं वो, और वह मतदाता आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी को मतदान करता रहा, इस गठबंधन को मतदान करता रहा। तो एक मजेदार एरिया है जी, नहीं है मैदान में, और उनके साथ और प्रचार में बहुत तेजी से कर रही है, बहुत जबरदस्त। उनका जो लोगों ने मुझे बताया कि उनका प्रचार अभियान बहुत शानदार तरीके से चला। लोग बल्कि आश्चर्य कर रहे थे कि इनको पैसा कहां से मिल रहा है, इनके आर्थिक संसाधन कहां से आ रहा है। कई लोगों ने हमसे पूछा जब ये कौन लोग दे रहे हैं इनको संसाधन उपलब्ध करा रहा है। तो ये बात आई है सामने, लेकिन वो है, और बात लोग बताते हैं कि उनकी उम्मीदवारी है और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है, लेकिन वो उनके उपस्थिति से लोगों का आकलन यह है कि वह एनडीए को नुकसान करेगी। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं, और काराकाट से ही चुनाव लड़े थे पवन सिंह, वो भी निर्दलीय लड़े थे, और उन्होंने उस समय उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा, लोकसभा की बात कर रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। और इस बार काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने खुद तो नहीं उतरे, लेकिन अपनी पत्नी ज्योति सिंह को उन्होंने उतारा है, और फिर वही होने वाला है, क्योंकि 2024 का चुनाव और इस पूरे एरिया में जी, चलिए ये खुद उतरी हैं। थोड़ा इन दोनों के बीच ये भी है, पवन सिंह ने नहीं उतारा है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इतना है कि दोनों के बीच डाइवोर्स का केस भी है, मगर वो बीच बीच में याद भी करती हैं पवन सिंह को। कई इंटरव्यूज़ में देखा कि वो याद भी कर रही हैं। तो चलिए, लेकिन परिस्थितियां कैसे बनती बिगड़ती हैं, इस सब कुछ सियासत में आप लोग जानते हैं। अमलेंदु जी, हम लोग जरा थोड़ा माइक्रो लेवल पे चले गए थे, और ज़रूरत भी है, क्योंकि अब चुनाव कल लास्ट फेज है, और उसके बाद माइक्रो लेवल पे ही बात होगी। कल शाम 5 बजे से लगातार एग्जिट पोल देखेंगे आप, यहाँ डीबी लाइव का एग्जिट पोल आप देखेंगे कल शाम 5 बजे से लगातार। हमारे तमाम साथी मौजूद रहेंगे। बिहार में आखिर क्या होने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है, ये देखेंगे। और आज इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप एक शानदार पॉडकास्ट देखेंगे। बिहार से लौट कर आने के बाद पॉडकास्ट में हमने ये घोषणा कर दी है कि आखिर बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार, ये भी आप देखेंगे आज इस कार्यक्रम के ठीक बाद। उस पॉडकास्ट में हमारे साथी सुनील शुक्ला जी उसी क्षेत्र में हैं, शाहबाद और मगध का एरिया, और उधर से लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। हम लोग भी कई सारे लगभग 70% बिहार को घूम कर आ चुके हैं, और प्रेम कुमार जी, फर्राज शाकिब, अब सुनील शुक्ला जी, तमाम साथी वहाँ अलग अलग जगहों से आप लोगों तक बहुत सारी सटीक खबरें ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं, विश्लेषण दे रहे हैं। अमलेंदु जी, यहां पर चुनाव आयोग क्या सचमुच फंसा हुआ है, या चुनाव आयोग अपनी ताल ठोक रहा है कि हम जैसा चाहेंगे रिजल्ट वैसे ही आएगा, आप लोग जो भी दिखाना दिखा दो, जो बताना बता दो? देखिए राजीव जी, चुनाव आयोग तो अपने काम पे लगा हुआ है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और चुनाव आयोग का काम बढ़ गया है, काफी ज्यादा बढ़ गया है। चूंकि जितना ज्यादा चुनाव आयोग को घेर लिया गया है और उसकी चीजें पकड़ ली गई हैं, तो चुनाव आयोग के सामने संकट ये है कि वोट चोरी अब किस रास्ते से की जाए। तो वो रास्ते तलाशे जा रहे हैं कि वोट चोरी कहां से हो, ये राजीव जी समझ में आ रहा है। इधर राजीव जी, पीआईबी की जो फैक्ट चेक है, उसने अभी 2 घंटा पहले फैक्ट चेक किया, बड़ा गजब का फैक्ट चेक है। सुबह कांग्रेस ने एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया था, और उसमें लिखा था उसने कि वोट चोरों के अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है।
और उसमें दिखाया था कि ज्ञानेश कुमार जी जो है वो भाग के जा रहे हैं मोदी जी के पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो मोदी जी बैठे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब तो ये राहुल गांधी ने सब वोट चोरी का खोल दिया तो इससे संकट हो जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए और पीआईबी ने लिखा है कि भाई कुछ लोग जो है, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ये गलत अफवाह, मतलब प्रधानमंत्री का गलत एआई जनरेटेड जो है वो वीडियो चला रहे हैं और ये अफवाह है। अब ये पूछा जाए राजीव जी कि अफवाह इसमें क्या है, कि क्या वोट चोरों के अंडरग्राउंड होने का समय नहीं आया है? क्या ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि वोट चोर अंडरग्राउंड हो जाएंगे? तो इसका मतलब कि वोट चोर अंडरग्राउंड नहीं होंगे, ये कहना चाहता है पीआईबी का फैक्ट चेक क्या? तो अब ये इस तरीके के राजीव जी जो है ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं सरकारी जो महकमे हैं उनकी तरफ से, ये आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल रात में जो वीडियो जारी किया राजीव जी, आज दिन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने लगभग वही बातें दोहराई कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो है बैठकर वो सारे एक तरीके से कहा जाए कि प्रशासन की नकेल कसने की कोशिश कर रही, किसी भी तरीके से एनडीए को जिताओ, ये जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। इधर राजीव जी चूंकि कल बिहार का सेकंड फेज का चुनाव है, और आपको याद होगा कि पिछला जब चुनाव था तो उस समय कहा गया था, उससे पिछले में, कि अगर नीतीश कुमार जीत जाएंगे तो पाकिस्तान में जो है पटाखे फूटेंगे, इस तरह की कुछ बातें कही गई थी उन्हीं मंत्री जी महोदय की तरफ से जो इस समय बैठे हुए हैं पटना में। तो अब पूछना ये है कि नीतीश कुमार अगर जीत जाएंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे, ये भी उनको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन राजीव जी कल सेकंड फेज का चुनाव है और पहले फेज में लग रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान एनडीए को हो चुका है, तो अब मालूम पड़ा कि वो कहीं से आरडीएक्स भी पकड़ लिया गया। अब बताइए, मोदी जी इतने बड़े 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री हैं, इतना मजबूत हमारे पास गृह मंत्री है, लौह पुरुष जो है, और उसके होते हुए कितना 350 किलोग्राम यानी 3 क्विंटल जो है वो पहुंच गया आरडीएक्स, देश के अंदर पहुंच गया और दिल्ली के आसपास तक पहुंच गया, एनसीआर तक पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये घुसपैठियों की जो बात कर रहे हैं ये कहां तक जाकर पहुंचेंगे। इधर राजीव जी जिस तरीके से मीडिया को लगाया गया है अफवाहें फैलाने के लिए और फेक न्यूज फैलाने के लिए, अब कल अंबानी के एक चैनल ने खबर चला दी कि मुकेश सहनी जो है वो नाराज हो गए हैं और महागठबंधन छोड़ने वाले हैं। आज मुकेश सहनी ने उस चैनल के संवाददाता को बुलाया अपने पास और बैठाकर खुद वीडियो बनवाया और कहा कि मैं तुम्हारे चैनल पे मुकदमा करूंगा, जिसने फर्जी खबर चलाई है उसको जूता भी मारूंगा जी। ये साफ तौर पर कहते सुने जाते हैं और आरजेडी ने वो वीडियो जारी किया है। मुकेश सहनी ने जो उस चैनल के संवाददाता को बुलाकर कहा कि मैं तुमको, मतलब जिसने खबर फैलाई है फर्जी, मैं जूते उसको मारूंगा, मैं महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा हूं और मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, तुम्हें फर्जी खबर फैलाओगे। तो ये उन्होंने कराया। तो यानी हर तरीके से साम दाम दंड भेद जो है वो अपनाकर और किसी भी तरीके से कि एनडीए वहां जीत जाए इसकी तैयारियां मतलब की जा रही हैं। इधर सुधाकर सिंह जो एक सांसद हैं आरजेडी की, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है कि यूपी की एक बीजेपी की विधायिका जो पहुंची है वो पैसा बांट रही हैं, और जब उनका वीडियो बना लिया जाता है तो जो नाराज हो रही है, गोली मारने की धमकी भी दे रही है, मोबाइल भी छीन रही है, वो भी वीडियो उन्होंने जारी किया है। तो इस तरीके के तमाम वो वीडियो जारी हो रहे हैं। सीवान का आपने दिखाई दिया किस तरीके से हो रहा है। तो यानी वोट चोरी करने की हर संभव कोशिशें वो तो की जा रही हैं, लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने आज कहा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता और मतदाता जो है बूथ पर और स्ट्रांग रूम पर जो है वो मजबूती से डटे रहें और वोट चोरी नहीं होने दें और होने नहीं देंगे, ये स्पष्ट भरोसा उन्होंने जताया है। तो अब ये जनता के ऊपर राजीव जी निर्भर करता है कि जो भी वोट चोर है, जब वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, उनको जनता जवाब दे और अपने मताधिकार की रक्षा करे। चुनाव आयोग जो एसआईआर के जरिए कर चुका है उसको देखा जाएगा। इधर राजीव जी खबर ये है कि कल एसआईआर पर सुनवाई होनी है और कल राजीव जी अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये एसआईआर असंवैधानिक है, तो क्या ये चुनाव निरस्त हो जाएगा जिसकी एसआईआर के आधार पर ये चुनाव हो रहा है, ये भी सवाल है। और तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर भी कल सुनवाई शुरू होगी राजीव।
जी बिल्कुल बिल्कुल। इधर दिल्ली से खबर आ रही है, 8 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है, जो कंफर्म बताया जा रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट, अभी से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था 12 की जान की बात मैंने कही थी कि 12 लोगों की मौत हो गई, लेकिन वो खबर उस समय तक पुष्ट नहीं थी। अभी पुष्ट खबर ये आ रही है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एक कार में विस्फोट हुआ अचानक, उस विस्फोट के कारण 3 और गाड़ियों में विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद अब चूंकि वो भीड़ वाला बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक भी है, भीड़ भी है, शाम का वक्त, सोमवार का दिन, और उस वक्त अगर विस्फोट हो तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी खराब हो सकती हैं वहाँ पे। अफरा तफरी का आलम, और ऐसे में 8 लोगों की जान जाने की खबर आ चुकी है ऑलरेडी। तो बिहार की खबरें जो हम हैं, जिस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं, उन खबरों के बीच दिल्ली से जो खबर आ रही है वो दिल दहलाने वाली खबर है, क्योंकि एक साथ इतने लोगों की जान ऑलरेडी जा चुकी है। दिल्ली के लाल किले के सामने बिल्कुल मेट्रो, दिल्ली लाल किला मेट्रो जो है वहाँ पर गेट नंबर 1 के पास ये घटना घटी है। और मेट्रो के पास ऐसे भी भीड़ होती है, वो पूरा चांदनी चौक का एरिया है और उस एरिया में, उस इलाके में काफ़ी भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर ब्लास्ट हो जाए, विस्फोट हो जाए, तो ऐसे ही कुचल के दब के अफरा तफरी में कई लोगों की जान जा सकती है। और 8 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। अभी तक ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। निगाहें टिकी हुई हमारी दिल्ली ब्लास्ट पे भी, लेकिन इन सब के बीच उधर बिहार में सियासी ब्लास्ट क्या क्या हो रहा है, इन पर हम अपनी बात रख रहे हैं, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं। जरा डॉक्टर साहब एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप, जबकि बहुत कुछ यहां बताया जा रहा है। सुनील शुक्ला जी चूंकि ऑलरेडी उस एरिया में हैं, हम लोग ऑलरेडी कल ही लौट के आए हैं वहां से, और बहुत कुछ हम पहुंचा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि फेयर चुनाव हो रहा है, पारदर्शिता की जो बात कही जा रही है वो उसको मानते हैं आप कि ये चल रहा है? और इसको अगर चलिए इसको थोड़ी देर के लिए अगर हटा भी दें तो यहाँ पर क्या 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश बाबू के साथ? और आखिर क्यों चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश बाबू नहीं दिखाई दिए नरेंद्र मोदी के साथ? क्या इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटेजी है? दिल्ली के विस्फोट पर बात कर लें, फिर बिहार पर आएंगे। जी जी प्लीज। ये बेहद चिंताजनक घटना है। राजधानी दिल्ली आमतौर पर हमेशा ही हाई अलर्ट पर रहती है, देश की राजधानी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने बड़े विस्फोट के बावजूद अब तक भोंपू मीडिया ने इसे आतंकवादी हमला नहीं कहा। डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों को याद दिला दें ऐसा क्यों नहीं कहा गया। क्योंकि देसी जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल अभी कुछ दिनों पहले कह चुके हैं कि सन 2013 से अब तक देश में कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, कोई विस्फोट की घटना नहीं हुई। यद्यपि वे भूल गए थे कि पठानकोट भी इसी देश में है, उड़ी भी इसी देश में है, पहलगाम भी इसी देश में है, पुलवामा भी इसी देश में है। तो इस वक्त सरकार को कवर अप देने के लिए हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, ना पहुंचना चाहते हैं। जब तक आधिकारिक रूप से सरकार या पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां ये न बताएं कि ये विस्फोट सिर्फ कार में लगे हुए गैस किट की वजह से है या उसमें कुछ और था। अमलेंदु जी ने एनसीआर तक 350 किलोग्राम आरडीएक्स पहुंचने की बात कही थी। अमलेंदु जी, वो आरडीएक्स बाद में अमोनियम नाइट्रेट में बदल गया है, जो खदानों में विस्फोट वगैरह के काम आता है, वो आरडीएक्स नहीं है। तो ये तो हाल है हमारी सुरक्षा एजेंसियों का। वे 24 घंटे तक आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का फर्क नहीं कर पाए। अब दिल्ली से चलते हैं बिहार। सुनील जी ने वोटरों को ढोने की बात कही। डॉक्टर साहब, हम सब लोग साक्षी हैं, जब टीएन शेषन चुनाव आयुक्त बने उससे पहले तक किस तरह मतदान केंद्रों पर जीपों में, डग्गा मारी गाड़ियों में, टेम्पो में, ऑटो रिक्शा में भर भर कर मतदाता ले जाए जाते। उसके बाद आदर्श आचार संहिता बनी और उसमें इस तरह से राजनीतिक दलों के वोटरों के ढोने पर पाबंदी लगी। लेकिन वो ऑटो, डग्गा मारी जीपें बहुत छोटी चीज थी। अब अमृत काल है डॉक्टर साहब। अब तो 40-40, 50-50 डिब्बों की ट्रेनें भर भर कर जा रही। पहले तो मोहल्ले में
थोड़ी सी दूर से कहीं से आसपास से जीप में बिठाकर लोग ले जाते थे, राजनीतिक दल, उनके कार्यकर्ता। लेकिन अब तो सत्ता में बैठी सरकार स्पेशल ट्रेन चला रही है। कपिल सिब्बल ने सही सवाल पूछा है कि रेल मंत्रालय बताए कि स्पेशल ट्रेन क्यों चलाई गई। इसका भाड़ा जिस पार्टी ने भरा, क्या चुनाव को प्रभावित करने के हिसाब किताब में उस खर्च में उसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए? तो अब आपका ये जो सवाल है कि चुनाव पारदर्शी, भरोसेमंद है या नहीं, ये इन सारी घटनाओं से दिखाई दे रहा है। अब वो जो सवाल है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ क्यों नहीं दिखाई दिए, इसकी राजनीतिक वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार को लेकर जो संशय बना रहता है कि वे कब पाला बदल लें, उनको पलटू कुमार आदि इत्यादि कहा जाता है। यद्यपि मैं हर अवसर पर कहता हूं कि उनसे बड़े पलटू तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश की राजनीति में आज तक आजादी के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अपने कहे से करे से पलटने में इतने रिकॉर्ड न बना चुका। तो नीतीश कुमार से बड़े पलटू राम तो नरेंद्र मोदी हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वे नरेंद्र मोदी जो नीतीश कुमार के विरोध में खड़े होकर बिहार के डीएनए पर सवाल करते हैं, फिर उनके साथ सरकार बना लेते हैं। उन्हीं की पार्टी के सम्राट चौधरी कहते हैं मुरेठा नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटा लूंगा। वे उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री होते हैं। पलटू राम नरेंद्र मोदी अजित पवार को चक्की पिसवाने की बात करते हैं, 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी बताते हैं, फिर अपनी ही सरकार में डिप्टी सीएम बना लेते हैं। तो बिहार में नीतीश और नरेंद्र मोदी की दूरी के पीछे 14 नवंबर को मतगणना के बाद होने वाले फेरबदल, आवाजाही की आशंका भी होगी। जैसा कि बिहार और देश की राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार तो किसी के भी साथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी ने इस आहट को सुन लिया हो, इसलिए अभी से दूरी बना ली हो। हम नहीं जानते कल के मतदान के बाद क्या होगा, हम नहीं जानते किस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिहार के चुनाव को करो या मरो का अपनी नाक का सवाल बना लिया और सारी हदें पार कर ली इस चुनाव के लिए। अमित शाह का जिक्र आप लोग शुरू से कर रहे थे, सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं होटल्स के। एक कलेक्टर का शायद ऑडियो वायरल हो रहा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा। उसने अमित शाह के निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया है। कहीं एक अधिकारी सस्पेंड भी हुआ है। तो नौकरशाही पर अंतिम क्षणों तक दबाव बनाने की कोशिश चल रही है और ये कोशिश 14 नवंबर को भी होगी। हमारे दर्शक याद कर लें, जब 2020 में बिहार के वोटों की गिनती चल रही थी, तब शाम के बाद किस तरह मतगणना के आंकड़े आना बंद हो गए थे। ईवीएम की गिनती में आधी रात तक 50 सीटों के नतीजे सामने नहीं आए। तमाम विधानसभा सीटों पर हंगामा चल रहा था। तेजस्वी यादव आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित करके बता रहे थे कि अमित शाह और केंद्र सरकार कलेक्टरों को फोन करके नतीजे बदलवा रहे हैं। और इतिहास गवाह है, 2020 में कितनी सीटों पर कितने अंतर से हार जीत हुई है, देख लीजिए। तो ये कोशिश 14 नवंबर की शाम तक चलती रहेगी, लेकिन अंतिम फैसला जनता को ही करना है और उसके पास कल का दिन और बाकी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदलते हुए हम देख रहे हैं। चाहे बिहार की बात हो, ये तस्वीरें आप देखिए, हम तीनों के बीच चारों पांचों हम लोग हैं, उनके बीच ये तस्वीरें आप देखिए जो वहाँ की आ रही हैं, बिहार की तस्वीरें हैं। ये सब पहले से ही विजुअल्स हैं, हमने आपके सामने रखा भी है। लेकिन इन तस्वीरों के बाद जो दिल्ली की घटना घटी है, क्या उसके कुछ सियासी मायने भी हैं प्रशांत जी? ये जो घटना है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जोड़ते हैं सियासत से, आज जो आरडीएक्स पकड़ा है उसके क्या बिहार के चुनाव से कोई सियासी मायने हैं? अमोनियम नाइट्रेट की बात होती है, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद के पास पकड़ाया, उसका कोई बिहार के सियासत से कोई लेना देना है प्रशांत जी? और इन सब का क्या असर पड़ सकता है चुनाव पे? देखिए, चांदनी चौक के गेट नंबर 1 पे मेट्रो स्टेशन के सामने जो ये हुआ है, और आपने बताया कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मैं कई बार वहां गया हूँ।
और शाम को 6:30 बजे तो वहां पैर रखने की जगह नहीं होती उस मेट्रो स्टेशन के सामने। और वहां अगर ये दुर्घटना हुई है, मैं इसको दुर्घटना ही कह रहा हूं अभी, और ज्यादातर जो संकेत दिखाई दे रहे हैं दुर्घटना के ही हैं। आग लगी और सीएनजी की उसमें सिलेंडर है जिसमें कि 2-3 कारों में और चपेट में आई। घायल ज्यादा इसलिए क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहां। उस मेट्रो स्टेशन के सामने जो फुटपाथ है और वो सड़क के और फुटपाथ के बीच में जो जगह है वो बहुत सक्रिय है और वहाँ बहुत भीड़ होती है। शाम को तमाम सारे वहाँ पे खरीदार करने वाले लोग और दूसरे शहरों के व्यापारी भी आते हैं। थोक का बाजार है चांदनी चौक। तो लेकिन अभी तक उसको जो संकेत हैं, जो बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो दुर्घटना की तरफ ही इशारा कर रही है। और दुर्घटना अब बाकी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। दूसरी जो डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे थे मुरैठा वाली बात, जी, क्या पता उनकी इस प्रतिज्ञा को बिहार की जनता ने बहुत गंभीरता से ले लिया हो और 14 तारीख को वो उनको मौका दे उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का। जहां तक कल के पोलिंग की बात है, राजीव जी, जो मुद्दे फेज 1 में थे वो मुद्दे बरकरार रहेंगे, कुछ नए मुद्दे जुड़ जाएंगे जरूर। तो इलेक्शन, ये अच्छी बात यह है कि ये इलेक्शन बिहार का बड़ा मुद्दों पर केंद्रित इलेक्शन हो रहा है और वो मुद्दे भावनात्मक मुद्दे नहीं है। सुनील जी वहाँ बिहार में है, देख रहे हैं कि वो बहुत ही भावनात्मक मुद्दे नहीं है, शायद उनका वीडियो नहीं आ रहा। तो भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा है और इसलिए जिसको कहते हैं, जो मोदी मीडिया में चलता है कि मोदी मैजिक, तो मोदी मैजिक हमको दिखाई नहीं दिया। हाँ, इलेक्शन कमीशन की निष्ठा पर, उनके इम्पार्शलिटी पर बिल्कुल भी मतलब संदेह है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया, जो हम लोगों ने देखा, उनको अपनी बीजेपी के अलावा किसी दूसरे प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है, ज्ञानेश कुमार को। तो अगर ये स्थिति है कि उनको झारखंड की पुलिस पे भरोसा नहीं है, उनको पश्चिम बंगाल की पुलिस पे भरोसा नहीं है, उनको तमिलनाडु की पुलिस पे भरोसा नहीं है, वो नागालैंड से पुलिस मंगवा लेते हैं, तो फिर तो बीजेपी के पक्ष में रोड शो ही कर ले, फिर यही बच रह गया बस, और कुछ बचा नहीं है। क्योंकि खुलेआम जब आप इस तरीके से कर रहे हैं, दिल्ली से ट्रेन चल रही है, आपको दिख नहीं रहा है, तो ये तो राजीव कुमार से भी 2 हाथ आगे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता इनको माकूल जवाब देगी और जो ईवीएम में बंद हुआ है वो भी, और जो कल मतदान जहाँ होगा वो भी। और मुझे ये भी भरोसा है कि कल का मतदान भी नया रिकॉर्ड करेगा। पिछले फेज 1 के मतदान में 65% के मतदान के साथ एक रिकॉर्ड बना बिहार का। कल के मतदान में ये भी रिकॉर्ड टूटेगा, ये मुझे उम्मीद है। बड़ी संख्या में लोग वोट देंगे। हालांकि हमने अपने पॉडकास्ट में भी चर्चा की इस बात की कि इस इलाके में और खासकर सीमांचल में ज्ञानेश कुमार ने, चुनाव आयोग ने बहुत लोगों के नाम काटे हैं। 8-8, 9% लोगों के नाम काटे मुसलमानों के। लेकिन उसके बावजूद मुझे यकीन है कि कल की वोटिंग में पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा। और इस बीच इधर दिल्ली से अपडेट्स आपके सामने हम ला ही रहे हैं। जो अपडेट्स हैं वो आप देख रहे हैं। घायलों की संख्या बढ़कर 24 तक पहुंची। यहां पर दिल्ली में ब्लास्ट के बाद नोएडा में भी हाई अलर्ट, नोएडा भी हाई अलर्ट पे, दिल्ली एनसीआर हाई अलर्ट पे। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ है, एक के बाद
दूसरी कार के बाद तीसरी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ ये हादसा। धमाके के बाद कार में लगी भीषण आग। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं डीवी लाइव पर। और धमाके की चपेट में आई 3 और गाड़ियां। इसके बाद 8 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली कार धमाके में 8 लोगों की मौत, ये आप देख रहे हैं। कई घायलों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। NIA और NSG की टीमें वहां मौजूद पहुंची हैं और घायलों की संख्या बढ़कर 24 तक पहुंच चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट, कई रोड जो हैं वो रोक दी गई हैं, आवाजाही बंद है। और इन सब के बीच CM योगी ने पुलिस को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। इधर उत्तर प्रदेश में दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ है। ये इस ब्रेकिंग के साथ साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं बिहार की गतिविधियों पर और जो सियासी गतिविधियां हैं उस पर खबरें। और ये खबर इसलिए क्योंकि कल सेकेंड और आखिरी फेज की पोलिंग होनी है। और उससे पहले हमारे साथी सुनील शुक्ला जी वहीं मौजूद हैं उसी एरिया में, खासकर जो शाहबाद और मगध का एरिया है उस एरिया में है। और वहाँ से बिहार और इस फेज में ये एरिया क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये भी समझते हैं। और इसका कितना असर, क्या इसका कोई असर इस चुनाव पर दिल्ली के ब्लास्ट का भी कोई असर पड़ सकता है सुनील जी? नहीं देखता जी। और मेरा यह मानना है कि ये इलाका जो है यहाँ पे मतदान अच्छा होता रहा है। लोगों का टर्नआउट बचे खासी संख्या में लोग निकलते हैं। विभिन्न संगठन बहुत सक्रिय है, उनका संगठनात्मक असर भी इस इलाके में है। खासतौर से वामपंथी संगठन है या जो विपक्ष के राजनीतिक दल है, RJD है या कांग्रेस है, इनका बहुत अच्छा खासा असर है इस इलाके में संगठन के तौर पर भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ ठीक ठाक मतदान होगा। ये जो बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार और मोदी जी के साथ न होना, यह अनायास नहीं है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के हेलीकॉप्टर में जगह नहीं है, दोनों के हेलीकॉप्टर में जगह है। यह बाकायदे ये सयास किया जा रहा है। वजह इसकी यह है कि अगर नीतीश कुमार को मोदी जी साथ लेके टहलने लगेंगे या दोनों की सभाएं साथ हो रहेंगी तो जो भारतीय जनता पार्टी सवर्ण मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है उसके इस अभियान में पलीता लगेगा। जो सवर्ण मतदाता है वह इस समय अपनी राजनीतिक मौजूदगी को बिहार में दिखाना चाहता मजबूती के साथ, और वह इसकी संभावना भारतीय जनता पार्टी में देखता। भारतीय जनता पार्टी इसका आश्वासन भी देती हुई नजर आती है जब वह अपने 101 उम्मीदवारों में से 40% से अधिक उम्मीदवार सवर्ण मतदाताओं को लेकर, सवर्ण उम्मीदवारों को लेकर के आती है। दूसरी तरफ वह नीतीश कुमार जी के मतदाताओं को अपने साथ रखना चाहती है। इसलिए नीतीश कुमार जी बार बार अपने सभाओं में कहते हैं कि उनकी सरकार हिंदू मुसलमान एकता को बरकरार रखने में प्रयास करती रही। वो बार बार कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम उनकी सरकार ने लागू किया हुआ है। वह अपने उन कार्यक्रमों का भी उल्लेख करते हैं अपने कार्यक्रमों में, अपनी सभाओं में, जो पिछड़ों या दलितों के लिए उन्होंने लागू किया। वो सवर्ण मतदाताओं की बात नहीं करते। तो ये दोनों अलग अलग केवल इसलिए अपनी सभाएं कर रहे हैं कि उनके साथ उनको पसंद करने वाला जो मतदाता वर्ग है वह इनके साथ रहने से छिटक न जाए। जबकि नीतीश कुमार का जो अल्पसंख्यक मतदाता है, जो मैं खुद महसूस करता रहा हूं पिछले चुनावों में, वो बड़े पैमाने पर उनका साथ छोड़ा है। मतलब आज कोई अल्पसंख्यक मतदाता नीतीश कुमार जी के साथ दिखता भी कहीं है, इसको मैं इसकी संभावना भी नहीं देखता। और जो अल्पसंख्यक मतदाता है उनका पोलराइजेशन जबरदस्त हुआ है। वह आज की तारीख में अपने मतदान को अपने बीच में किस तरह का बंटवारा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी कोशिश है कि इस तरह से मतदान करे वो कि कंसोलिडेट होकर के और उनके मतदान का असर हो और निर्णायक असर हो। तो नीतीश कुमार जी का ये बहुत बड़ा नुकसान है। नीतीश कुमार अपने मतदाता वर्ग को अपने साथ रोकने में बहुत कामयाब नहीं है। यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि महिला ठीक है, कोई तो राय नहीं है कि महिलाओं का एक वर्ग है उनके साथ, लेकिन जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, जिन्होंने शिक्षा के बाद उनके सामने रोजगार का संकट है, उनके बाद उनकी राय क्या है? अभी तक हमने कोई मतलब मैं जितने लोगों से बात भी किया, युवतियों के मन में सवाल है कि साहब हमारे लिए रोजगार कहां है? सड़क चलते हुए किसी बच्चे से बात कीजिए, वो कहती है कि सरकार ने रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया।
ये लोगों का विमर्श है। और आप सोचिए कि इनका जो बड़ा बड़ा दावा है विकास का, आप पटना से चलिए और अरवल तक चले आइए, आप नहर के किनारे किनारे चलते हैं, दो गांवों को जोड़ने के लिए गांव के लोगों ने बांस और बल्ली से पुल बना के रखा हुआ है जी। कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। लोग उन्हीं मेकशिफ्ट जो ब्रिजेज है उनको आर पार करने के लिए और एक तो नहीं, कम से कम दर्जनों, एक दर्जन से अधिक तो मैंने देखा। और मुझे आश्चर्य हुआ कि जो सरकार दावा करती है कि इतने प्रगति काम हो गए, नागरिक सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई, सड़कों का इतना निर्माण हो गया, आखिर इन गांवों को जोड़ने के लिए आपने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की? कहीं कहीं लोहे के पुल दिखाई पड़ते हैं, तो वह बाकी जगह पे क्यों नहीं है? या तो लोहे के पुल लोगों ने अपने स्थानीय प्रयासों से उसको बनाया, या कोई संस्थागत प्रयास किया गया। कई जगहों पर, कम से कम एक दर्जन जगहों पर मैंने बांस और बल्लियों से बने हुए पुल देखे, जिसको किसी तरह से पकड़ करके महिलाएं आर पार हो रही हैं और नीचे पानी है, और वो एक ऐसी जगह है जहां लगातार पानी भरा रहता। आप अगर जो पुराना मार्ग है जोड़ने का पटना और औरंगाबाद और अरवल को, उस रास्ते से आप आएंगे। मैं आज यहाँ औरंगाबाद का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट था उसको देखने के लिए गया कि कितना जो छोटे छोटे औद्योगिक इकाइयां वहां काम कर रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें बहुत ही बुरी हालत में है, बहुत ही खराब स्थितियों में है। कोई कैसे आपके पास आ जाएगा? और इन चीजों को लेकर के जो युवा मतदाता है उसमें आक्रोश है, उसके सामने रोजगार का सवाल है, और ये पूरे देश में विमर्श में, पूरे प्रदेश में विमर्श में है। और बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को लेकर के जो कारखाने दिखाई पड़े, जैसे एक सीमेंट का कारखाना मुझे दिखाई पड़ा औरंगाबाद में, बहुत पुराना कारखाना है वो, कोई नया कारखाना की चर्चा वहां के लोगों ने नहीं की, कोई नई चीज आई हो पिछले 15-20 वर्षों में। पुरानी चीजें चली आ रही हैं, और इसके बगैर आप लोग को कैसे संतोष कर सकते हैं? 15 साल पहले जो आपने साइकिल बांटी थी, उस साइकिल की हवा बची हुई है कि नहीं बची हुई है? उस साइकिल को की मरम्मत करने के लिए उसके पास कोई आय का साधन है कि नहीं है? इसकी चिंता नहीं करेंगे आप। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपने बना दिया, उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो बच्चे पैदा हो गए संस्था के तरीके से, उनको अगर कोई बीमारी हुई तो किस अस्पताल में जाएंगे जी? क्या इसको कौन सोचेगा? और यह विमर्श, ये बात है लोगों को भी। जो आपने प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भेजा, माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को भेजा, हायर एजुकेशन का क्या होगा उनका? एक भी कोई ऐसा शिक्षण संस्थान, चाहे वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता हो, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराता हो, या प्रबंधन की पढ़ाई कराता हो, कोई ऐसा बन गया बिहार में जिसके प्रति लोगों के मन में बहुत आकर्षण हो? आपने जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था का सुनिश्चित करता हो, कौन इसकी जवाबदेही किसके पास होगी? इसीलिए बार बार ये बात उठाई जाती है, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अरे जंगल राज की आप बात करेंगे तो अपने मंगल राज की बात कीजिए। लोग कहते हैं कि अपने मंगल राज की बात कीजिए, क्योंकि एक बड़ा समूह है बिहार में जिसने जिस जंगल राज की बात आप करते हैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो आज के दौर में जीना चाहता है, और आज के जो सरकार की विफलता है उससे ध्यान हटाने की कोशिश है ये जंगल राज की बात कर। तो मेरा अपना मानना यह है कि मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का साथ साथ चुनाव प्रचार में शामिल न होना, यह एक सयास प्रयास है, सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि वह अपने मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखे और वो उसका चुनावी लाभ ले सके। लेकिन यह क्या संभव हो पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है वो नीतीश कुमार जी को उतना ही ताकतवर देखना चाहता है अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए? जो आप सवर्ण नेतृत्व तो उसका मजबूत होना चाहिए वहां। ये बड़े सवाल है, और ये सवाल अनुत्तरित नहीं है। अगर आप दोनों वर्गों से बात करेंगे तो आपको इसका खुलासा हो जाएगा कि दोनों के मतदाता और समर्थक एक दूसरे के विपरीत किस तरह के विचारधारा सोच रहे हैं। जी बिल्कुल।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इधर चुनाव पर निगाहें टिकी हुई हैं। कल सेकेंड फेज का मतदान है, उसके बाद सेकेंड और आखिरी फेज, इसके बाद फिर यानी 243 सीटों पे मतदान समाप्त और इसके बाद रिजल्ट का इंतजार। 14 तारीख को रिजल्ट आना है। उससे पहले कल शाम 5 बजे से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए एग्जिट पोल, सबसे सटीक एग्जिट पोल डीवी लाइव पर, और बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार ये। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल तो कल की बात है, अभी से थोड़ी देर बाद, अभी जस्ट इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और आप एक और एग्जिट पोल ही देखिए। एग्जिट पोल नहीं कहेंगे, वो लीगली ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोगों का विश्लेषण, जिस विश्लेषण के ज़रिए आप समझ पाएंगे कि आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है। अलग अलग मुद्दों, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए जो विश्लेषण है वो आपको उस दिशा में लेकर जाएगा जहां आप समझ पाएंगे कि सरकार किसकी बनने जा रही है और क्यों बनने जा रही है। हम अगर कुछ कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, इसको आप अभी तुरंत देखेंगे। और साथ साथ दिल्ली पर निगाहें टिकी हुई हैं सबकी। दिल्ली में जो घटना घटी है उस घटना पर में अब जांच, छानबीन, बाकी चीज़ें चल रही हैं, उस पर सबकी निगाह